Hello, good morning students. So today we are going to start our new topic, lateral displacement and refraction through the glass slab. तो देखो यदि मैं बोर्ड के अकॉर्डिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग यदि बात करूँ तो टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीबीएसई 10th और 12th बोर्ड में ये पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और जो कॉम्पिटिटिव जैसे कि एनटीएससी वगैरह जो एग्ज़ाम या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किन फैक्टर्स पे, तो फैक्टर्स वाली जो पॉइंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे, वहाँ से क्वेश्चंस बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, या तो देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन द लेटरल डिस्प्लेसमेंट या व्हाट इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, ठीक है। या फिर पूछा जाता है कि हाउ यू प्रूव दैट the incident angle of the glass slab and the emergent angle are the equal, कि that means जो इंसिडेंट एंगल होगा वो किस तरीके से एमरजेंट एंगल के इक्वल होगा, इसको प्रूव करके बताना होता है ये वाला, ठीक है। या फिर किन किन फैक्टर्स पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक जहाँ तक हो सकेगा हम शॉर्ट बनाएंगे, ठीक है, वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये एक हमने ग्लास स्लेब लिया, तो ग्लास स्लेब जो होता है वो बिल्कुल इस तरीके से होता है, रेक्टेंगल साइड, ठीक है, इस तरीके से ये, ठीक है, आपको दिख रहा है। तो इसी तरीके से जैसे कि मान लो मैंने इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। तो ये ग्लास स्लेब होता है, तो मैंने एक PQRS एक ग्लास स्लेब लिया, ठीक है। उसमें से मैंने एक लाइट रेज, तो इस तरीके से मैंने, जैसे कि ये हमारी लाइट रेज है, इस तरीके से हम लाइट रेज को ऐसे डाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा किसके थ्रू, ग्लास स्लेब के थ्रू। तो हमारा टॉपिक ही क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट एंड रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लेब। रिफ्रैक्शन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, तो आज जो हमारा टॉपिक है उस पर बेस है, ठीक है। तो देखो समझना, तो ये जो हमारा ग्लास स्लेब है, तो जो इंसिडेंट जो ये लाइट रेज आएगी जो कुछ एंगल बनाती हुई आएगी नॉर्मल के साथ, और नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एक इमेजिनरी लाइन होती है। तो ये हमारा नॉर्मल है, तो ये इंसिडेंट लाइट रेज आई ए टू ए बी, ठीक है, इसने एक एंगल बनाया आई, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल। अब देखो हमें पता है कि जब भी लाइट रेज, ये हमारा कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम, और ये हमारा ग्लास मीडियम, ठीक है। क्योंकि रिफ्लेक्शन कब होता है, जब लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम में एंटर करती है। तो यहाँ पर लाइट हमारी एयर से किस में एंटर कर रही है, ग्लास स्लेब में, मतलब ग्लास मीडियम में, ठीक है। तो ये इंसिडेंट एंगल। अब देखो हमें पता है कि जब भी लाइट रेज रेयर टू डेंसर मीडियम, देखो एयर क्या होगा, रेयर मीडियम होगा, कौन सा मीडियम होगा, रेयर, और ये क्या होगा, डेंसर मीडियम। तो जब भी लाइट रेज रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो हमेशा टूवर्ड टू द नॉर्मल होती है, और इसका अपोजिट होता है तो अवे टू द नॉर्मल। तो हमारी लाइट रेज रेयर से डेंसर में आ रही है तो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ झुकेगी, तो टूवर्ड टू द नॉर्मल होगी। तो ये ए बी हमारी क्या होगी, इंसिडेंट रे, इसने नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनाया, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। अब ये लाइट रेज वापस, अब ये इसने नॉर्मल के साथ ये क्या होगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड नहीं रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि रिफ्लेक्शन में हमेशा रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्टेड रे होती है। तो रिफ्लेक्टेड रे ने हमें नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनाया, आर, तो ये हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो जाएगा, ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल। अब ठीक है, अब ये लाइट रेज वापस क्या होगी, एयर में जा रही है, मतलब ग्लास से वापस कहाँ निकल रही है, एयर में, तो ठीक है। तो ये जो, अब देखो ये ग्लास और एयर मीडियम के लिए R1 क्या हुआ, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और ये जो लाइट वापस क्या होगी, सेम मीडियम में आएगी, तो इसको क्या बोलेंगे, एमरजेंट एंगल। तो एक चीज ध्यान रखना, कोई भी लाइट रेज मान लो एयर से पास किसी मीडियम में गई और वापस एयर में आ गई, तो उस लाइट रेज को बोला जाता है एमरजेंट रे। क्या बोला जाएगा उसको, एमरजेंट रे। और ये क्या होगी हमारी, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड, और ये हमारी क्या होगी, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट। तो ठीक है, हमारा एक क्लास स्लेब है PQRS, ठीक है। तो ए बी क्या होगी, इंसिडेंट लाइट रेज, BC रिफ्लेक्टेड, और ये CD क्या होगी, एमरजेंट रे, क्योंकि एयर से ग्लास में, ग्लास से वापस किस में आएगी, लाइट रेज सेम मीडियम में, तो ऐसी रे को हम क्या बोलते हैं, एमरजेंट रे।
ठीक है। और ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, एमर्जेंट एंगल, ठीक है। नॉर्मल हम जो भी एंगल लेते हैं नॉर्मल के साथ वाला लेते हैं, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी देख लो आप इसकी। तो हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है कि जो आई होगा वो किसके इक्वल होगा, ई के, मतलब ये सेम मीडियम है क्योंकि ये भी एयर है और ये भी, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो एंगल आई होगा ना वो किसके इक्वल होगा, एंगल ई के, ठीक है। और देखो अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है समझना कि मान लो कोई लाइट रेज हमने इंसिडेंट लाइट रेज आई। अब देखो यदि यहाँ पर ग्लास लेस नहीं होता तो लाइट रेज कुछ इस तरीके से जाती है जो मैंने डॉट 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 करके दिखाई दी, ठीक है। तो लाइट रेज यदि यहाँ पर ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट रेज कुछ ऐसे जाती, ठीक है। बट ग्लास स्लैब के होने से लाइट रेज ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। अब देखो लाइट रेज क्या हुआ, नॉर्मल की तरफ रिफ्रेक्ट, हाँ ठीक है, नॉर्मल की तरफ झुकी और वापस सेम मीडियम में आके वापस थोड़ा इधर हो गई, ठीक है। तो इस ग्लास स्लैब की वजह लाइट में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसी को हम क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट रेज, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज एंड रिफ्लेक्टेड, सॉरी इट इज द, देखो ये क्या हो जाएगी, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज एंड एमर्जेंट रेज। तो एमर्जेंट रे और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, लेटरल शिफ्ट, ठीक है। तो देखो जाना किधर था, इधर, बट किधर शिफ्ट हो गए, इधर। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच की इसी को हम बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जब भी हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए डेरिवेशन करेंगे तो ये किस लाइट के लिए करेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट रेज, किसके लिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट रेज। अब देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट रेज क्या होती है, जो सिंगल कलर की लाइट होगी ना उसी को हम क्या बोलते हैं, देखो जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर का मिक्सअप होती है, बट हमें कौन सा लाइट रेज लेना है, सिंगल कलर, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो सिंगल जो ये एक्सपेरिमेंट होगा वो सिंगल कलर की लाइट रेज, या तो रेड के लिए या फिर ग्रीन, ठीक है, ब्लू, इस तरीके से। तो ये सिंगल कलर लाइट रेज के लिए होता है। तो देखो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर ये क्या है, जो ग्लास है ये उसकी थिकनेस होती है टी, थिकनेस, तो टी इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास में, आई क्या है, इंसिडेंट एंगल, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये, और R1 क्या होगा, ये इंसिडेंट एंगल होगा कौन से पेयर ऑफ मीडियम के लिए, ग्लास और एयर के लिए। तो इंसिडेंट एंगल ये किसके लिए हुआ, एयर और ग्लास के लिए, पेयर ऑफ मीडियम के लिए। और ये R1 क्या हुआ, इंसिडेंट एंगल हुआ ग्लास और एयर का जो पेयर ऑफ मीडियम है उसके लिए, और ये एमर्जेंट एंगल। तो एंगल इक्वल टू द एंगल ऑफ एमर्जेंट, ठीक है। अब देखो ए बी लाइट रेज हमारी क्या है, ए बी क्या है, इंसिडेंट लाइट रेज, बी सी क्या है हमारी, रिफ्रैक्टेड लाइट रेज, सी डी हमारी क्या है, एमर्जेंट लाइट रेज। अब हम ये प्रूव करेंगे कि जो इंसिडेंट जो एंगल होगा ग्लास स्लैब के लिए वो किसके इक्वल होगा, एमर्जेंट एंगल के, क्योंकि सेम मीडियम है, ठीक है। अब समझना, देखो इसके लिए सबसे पहले हमने स्नेल लॉ पढ़ा है, वी नो दैट स्नेल लॉ क्या होता है, स्नेल लॉ क्या होता है, साइन आई इक्वल टू साइन आर, ये क्या होता है, कांस्टेंट। हमने क्या पढ़ा, स्नेल लॉ क्या होता है, किसी भी पेयर ऑफ मीडियम के लिए जो साइन ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, है ना, ये हमने पढ़ा है। तो अब यहां से हम किसके लिए लगाएंगे, फर्स्ट देखो हम अब स्नेल लॉ किसके लिए लगाएंगे, स्नेल लॉ और एयर टू ग्लास, है ना, और एयर टू ग्लास मीडियम, ठीक है। चलो एक चीज ध्यान रखना, कोई भी लाइट रेज जिस मीडियम से पास हुई और वापस उसी मीडियम में आ जाती है तो उस रेज को बोला जाता है एमर्जेंट रे। यहाँ पर लाइट रेज एयर से पास हुई, किसमें, ग्लास में, ग्लास से वापस किस में आएगी, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना क्योंकि सेम मीडियम से वापस सेम मीडियम में आएगी तो ये जो हमारी जो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज है और जो हमारी एमर्जेंट रे, इन दोनों
ये दोनों जो लाइट रेज होगी ये हमेशा पैरेलल होगी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ठीक, इसने लो कौन किसके लिए लगा रहे हैं हम लगा रहे हैं कौन सा पेयर ऑफ मीडियम के लिए, एयर टू ग्लास, है ना, एयर ग्लास मीडियम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब देखो ये चीज ध्यान रखना, देखो ये अल्टरनेट एंगल, देखो ये R और ये R1 ये दोनों सेम होगा क्योंकि ये क्या है, दोनों अल्टरनेट एंगल, तो R और R1 सेम होगा, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी टर्मिनोलॉजी, ठीक है, आइडेंटिटी पढ़ी होगी ना। तो अब देखो तो साइन I इक्वल टू साइन R क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा NGA, ये हमारी इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम लेंगे ग्लास टू एयर के लिए, है ना, अब ग्लास टू एयर के लिए, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ R1, ठीक है ना, साइन ऑफ R1, देखो ये इंसिडेंट एंगल हो गया हमारा, और ये तो साइन E, ये हमारा क्या हो जाएगा। अब देखो अब किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, एयर का, किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के, देखो इसको पढ़ा कैसे जाता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू द ग्लास, है ना, ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या होगा, देखो यहां पे समझना, एंगल R इक्वल टू एंगल R1, है ना, ड्यू टू अल्टरनेट, बिकॉज दिस इज द अल्टरनेट एंगल, है ना, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल, है ना, ये होगा अल्टरनेट एंगल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन R इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन R1, ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई, ठीक है, साइन R के लोगे साइन R1 के, ठीक है। चलो अब देखो, अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन I अपॉन साइन R मल्टीप्लाई बाई साइन R1 अपॉन साइन E, और यहां पर क्या हो जाएगा, देखो NGA मल्टीप्लाई बाई NGA AG, तो इन दोनों की जो वैल्यू होती है, देखो ये देखना, ये N, देखो हमें पता है कि NGA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई NAG, तो N, अब देखो इधर इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, NGA मल्टीप्लाई बाई NAG इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, तो इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ यहाँ पर, और इसकी जगह भी यहाँ पे R लिख सकता हूँ यहाँ से, तो साइन I इक्वल टू साइन R, अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई साइन R और साइन E, ठीक है। अब देखो इसकी जगह मैं यहां से 1 लिख दूं इक्वल टू 1, तो देखो साइन R से साइन ये कट गया, ठीक है। अब मैं इसको एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अच्छी तरीके से लिख लेना, पर मैं इसको रफ कर रहा हूं वहां से, ठीक है। तो अब वहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, तो ये रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास क्या बचा, साइन ऑफ I इक्वल टू साइन ऑफ E इक्वल टू 1, तो साइन ऑफ I, इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ क्या हो जाएगा, साइन ऑफ E, है ना, तो देखो तो ये दोनों इक्वल हो तो क्या होगा, एंगल I इक्वल टू एंगल E, तो यहाँ क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल हुआ, एंगल ऑफ एमर्जेंट के। तो यही हमें प्रूफ करना था, एक तो ये इक्वेशन आता है प्रूफ होने के लिए, और सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार आया हुआ इक्वेशन है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि किन किन फैक्टर्स पे, ऑन विच फैक्टर द लेटरल डिस्प्लेसमेंट विल बी डिपेंड, ठीक है।
फैक्टर्स ऑन विच, है ना, ये प्रूव, ये हमने प्रूव कर दिया। फैक्टर्स ऑन विच lateral displacement will be depend। ठीक है ना, ये हमारा एक क्वेश्चन हो। तो देखो ना, अब फर्स्ट पॉइंट, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंसिडेंट एंगल के। क्या सबसे पहले थिकनेस की बात करते हैं। तो देखो मैं इसको शॉर्ट में बोल रहा हूँ, लेटरल एल डी। तो एल डी का मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द thickness of glass slab। इसका मतलब क्या हुआ, यदि ग्लास स्लैब की थिकनेस बढ़ेगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। देखो जितनी ज्यादा इसकी मोटाई होगी ना ग्लास स्लैब की, ये हमारा ग्लास स्लैब है, इसकी थिकनेस जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतनी लाइट रेस क्या होगी, इधर खिसकती जाएगी, टुवर्ड टू द नॉर्मल होती जाएगी ना, और क्या होगा उससे, तो ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। आई बात समझ में। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कब बढ़ेगा, जब थिकनेस, इसकी हम थिकनेस को बढ़ा देंगे। सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंसिडेंट एंगल ऑफ ग्लास, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है ना, ग्लास स्लैब। इसका मतलब ये है कि यदि इंसिडेंट एंगल को हम जितना ज्यादा रखेंगे, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। तो ये एंगल जितना ज्यादा होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इंसिडेंट एंगल की वैल्यू हम जितनी ज्यादा रखेंगे ग्लास स्लैब में, तो जो हमारा जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। जितना कम लेटरल मतलब जितना कम इंसिडेंट एंगल होगा उतना कम हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। थर्ड, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ना, तो समझ जाना इसको, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, जो ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो जितना ज्यादा होगा उतना ही लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हम वेलोसिटी को कंपेयर करते हैं, ठीक है, लाइट की डिफरेंट। तो इसमें एयर और ग्लास में स्लैब में हम वेलोसिटी को कंपेयर करते हैं, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा यहाँ एंगल को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उसका वो जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारा लेटरल मतलब ये लाइट रेज उतनी ही इधर शिफ्ट होगी, ठीक है। चलो फिर फोर्थ पॉइंट होगा हमारा, ये भी मैं रख रहा हूँ, आप इसको उतार लेना, ठीक है। तो समझना, देखो अब जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, एलडी मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ, is inversely proportional to the wavelength of light rays, है ना। अब समझना wavelength of the light rays। तो देखो समझना, इसका मतलब ये हुआ, देखो ये इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी लाइट रेज की, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी लाइट रेज की उतना कम लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, और जितना ज्यादा वेवलेंथ होगी उतना कम लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, और जितनी कम वेवलेंथ होगी उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब यदि वेवलेंथ बढ़ेगी तो उस लाइट रेज की लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, और वेवलेंथ कम होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। तो देखो जो लाइट हमारी व्हाइट लाइट होती है 7 कलर से मिलकर बनी होती है, विबग्योर, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जाने पर लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से, ये हमारा क्या होता है, लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो देखो
विबग्योर क्या होगा, यदि हम वायलेट से रेड की तरफ चलते हैं, देखो हमारी जो व्हाइट लाइट होती है 7 कलर का मिक्सअप होती है, तो वायलेट से हम रेड की तरफ चलते हैं, विजिबल लाइट रेज की बात कर रहा हूँ, तो वायलेट से जब हम रेड की तरफ चलते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है। तो इस कंडीशन में हम इस तरीके से तो यहाँ से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमारे, देखो। तो अब देखो इस कंडीशन में वायलेट कलर का जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा वो सबसे ज्यादा होगा और सबसे कम किसका होगा, रेड का, है ना, रेड कलर का। तो यहाँ क्वेश्चन बनते हैं इसमें विबग्योर, मान लो डिफरेंट कलर की लाइट रेज है, तो बताओ इसमें किसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एनटीएससी वगैरह और जो ओलंपियाड वगैरह जो एग्जाम होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसका सबसे ज्यादा फिर उससे कम लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसका उससे भी कम, उसका उससे भी कम, इसका और सबसे कम होगा रेड का और सबसे ज्यादा इसका। और इस डायरेक्शन में चलते हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है। आई बात समझ में? तो इसके अकॉर्डिंग, तो यदि मैं बात करूं यहाँ पर रेड और वायलेट, तो रेड कलर की लाइट रेज को यदि हम इसमें से पास करेंगे तो उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा और यदि वायलेट को करेंगे तो उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट की मैं वापस डेफिनेशन बता रहा हूँ, इसको लिख लेना। देखो यहाँ पे जगह नहीं है, इस वजह से मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है, और वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो इट इज द, देखो हमेशा जब भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज करेंगे तो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज। देखो यदि यहाँ ग्लास लेवल होता तो लाइट रेज इधर जाती, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज एंड द एमर्जेंट रे इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क your doubt in my comment box. Okay, thank you.